हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास अपना है नया टॉपिक, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी किसे कहेंगे। ये चाहे आप बीएससी की एग्ज़ाम चाहे एमएससी की हो, चाहे कोई आईआईटी जेम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी सीयूईटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से माना जाता है। क्योंकि जेनेटिक्स में से लगभग कहूँ तो 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम आप लेकर चलिए उनमें से पूछे जाते हैं। सबसे पहले नाम ये आता है कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेरिडिटी जितनी भी होती है, यानी आनुवंशिकता जितनी भी होती है, हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना। हेरिडिटी के बारे में बात लीजिए, आनुवंशिकता के बारे में बात करूं, या फिर कहूं तो वेरिएशन की स्टडी करना, वेरिएशन की क्या करना, स्टडी करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक्स कहलाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और आनुवंशिकता में आने वाले वेरिएशन कितना होगा उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। वेरिएशन कितना आएगा, किस तरह की आनुवंशिकता उत्पन्न होगी नेक्स्ट जनरेशन में, वो सारा क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में रखना कि यहीं पर बता देता हूँ कि जेनेटिक्स या वेरिडिटी हो चाहे या वेरिएशन हो आपका, नॉर्मली कहूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास हेरिडिटी वेरिएशन जितना भी हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा कंट्रोल किससे होगा, आपका जीन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जीन के द्वारा है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, हमने बात लिया कि हेरिडिटी वेरिएशन की स्टडी हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है, दोनों के दोनों डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो ये जेनेटिक्स टर्म जो है वो किसने दी थी। तो ध्यान रखना कि जेनेटिक्स की जो टर्म है वो हमारे पास नाम जो था वो ध्यान रखना किसने दिया था, हमारे पास डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। और कब दिया था वो भी ध्यान रखना, 1905 के अंदर, 1905 के अंदर डब्ल्यू बैटसन ने जेनेटिक्स के बारे में बताया। और इसीलिए ही इन डब्ल्यू बैटसन को ध्यान रखना फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो हमारे पास सबसे जाने माने हैं, मेंडल को कहते ही कहते हैं, लेकिन जो जेनेटिक्स शब्द था, टर्म थी जेनेटिक्स शब्द के बारे में, वो किसने दिया, डब्ल्यू बैटसन ने, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे पास जो जीन कंट्रोल करता है, जीन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, चाहे जीन का नाम देने की बात आए, चाहे जीन के बीच में डिस्टेंस काउंट करने की बात आए, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किया था, उनको हम कहते हैं यहाँ पर थॉमस हंट मॉर्गन, उसे हम कहते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, इतना ही ध्यान रखना। मॉर्गन ने जीन के बारे में जितनी भी बातें थी उनके बारे में उन्होंने बताया, इसीलिए मॉर्गन को ध्यान रखना क्या कहता है, कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स है वो इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो मेंडल आएगा। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आपका डब्ल्यू बैटसन आएगा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट किस पे किए उन्होंने, सारे के सारे आपके जीन पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये तो हुई कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ कि क्या क्या किस तरह से हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम में आती है, मेंडल को हम बाद में पढ़ेंगे, कब कब मेंडल का जन्म हुआ, कौन से रीडिस्कवर मेंडल के किए गए। तो आप इतना ही ध्यान रखना एक बार कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि फादर ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं फादर ऑफ आपके कौन है,
जेनेटिक्स किसे कहते हैं तो वो ध्यान रखना कौन है आपके यहाँ पर, मेंडल को जाना जाता है। और मेंडल का जन्म जो हुआ था वो 1822 के अंदर हुआ था और लगभग वो जीवित रहे थे कहाँ तक, 1884 तक, 1884 तक वो क्या रहे हैं, जीवित रहे हैं। उनका जन्म 1822 के अंदर बात करूँ तो कब हुआ था, 20 जुलाई को हुआ था। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जो हमारे पास यहाँ पर यूज करने वाली जो जेनेटिक्स के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में बात करेंगे कि टर्मिनोलॉजी हमारे पास कैसी होती है, किस तरह से हम बात करें, वो सारी चीज़ें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जिन्होंने मॉर्गन ने सबसे पहले इनको बारे में बताया, या फिर कहूँ कि वो जो बॉडी के अंदर करैक्टर्स को या फिर इरिग्रेशंस को या एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर करैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, करैक्टर्स के बारे में। करैक्टर्स क्या कहा जाता है तो वो ध्यान रखना, कोई भी फीचर्स हो बॉडी का वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें दिखाई दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर करैक्टर्स कहते हैं। तो एनी फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, हमारे पास क्या होगा, करैक्टर होगा। यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास कोई बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई फीचर हमें दिखाई दे, जैसे मैं यहाँ पे फीचर की बात कर लूँ कि हमारे पास हाइट हो गया, या फिर हमारे पास कोई कलर का फीचर हो गया, या फिर हमारे पास कोई शेप का फीचर है, या फिर किसी साइज़ का है, ये सारे के सारे फीचर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, करैक्टर कहते हैं। इसी के साथ दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास, करैक्टर के साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं कौन सा, ट्रेट। अब ध्यान रखना, ट्रेट किसे कहेंगे तो उसे हम ट्रेट क्या कहेंगे, ध्यान रखना, तो एक्सप्रेशन ऑफ करैक्टर। जो करैक्टर हमारे पास आया है उस करैक्टर का एक्सप्रेशन करना, एक्सप्रेशन का मतलब यह हो गया कि दिखाई देना, वो करैक्टर आपको एक्सप्रेस होगा, वही आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास ट्रेट कहलाएगा। इसकी आप एक और डेफिनेशंस के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या कहेंगे, द मेजरमेंट ऑफ करैक्टर। इतना ध्यान रखना क्या, कि करैक्टर्स का हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ करैक्टर। करैक्टर का आपने अगर मेजरमेंट किया, वो कितना शो हो रहा है, उन्हीं को मिलाकर आप किस नाम से जानते हो, यहाँ पर ट्रेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ कि हमने यहाँ पर करैक्टर क्या लिया, हाइट ले ली, चलो ठीक है। दूसरा करैक्टर क्या ले लिया, कलर ले लिया। अब इसका एक्सप्रेशन हमें देखना है कि हमें किस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपने भी देखा होगा, हाइट का एक्सप्रेशन हमें या तो टॉल के रूप में देखने को मिल सकता है, और या फिर हमारे पास किसके रूप में हो सकता है, ड्वार्फ। या तो वो लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है। तो लंबाई और बोना ये दोनों क्या है, हाइट है। तो हाइट आपका क्या होगा, करैक्टर, और जो इसका एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला कि वो लंबा होगा कि बोना रहेगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आपका ट्रेट कहलाता है। उसी तरह से हम कलर की बात करें तो कलर के अंदर मान लीजिए एक कलर हो गया आपका रेड कलर, और दूसरा कलर मैं यहाँ पर लूँ तो मान लिया मैंने कौन सा ले लिया, यहाँ पर वाइट कलर। तो कलर तो शो होगा, वो करैक्टर है, लेकिन करैक्टर्स के अंदर हमें जो देखने को मिलेगा, करैक्टर किस तरह से शो होगा, कि उसका कलर रेड होगा कि वाइट होगा, वो हमें क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है। अगर इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल्स के रूप में हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, जैसे कहूँ तो सैप ले लिया, इसकी सैप क्या होगी, किस तरह से होगी, तो ध्यान रखना कि अगर वो सैप हमें राउंड दिखेगी तो वो हमारे पास हो जाएगा, और उसकी सैप हमारे पास कैसे देखने को मिल सकती है, यहाँ पर व्रिंकल्ड होती है, वो भी यानी झुर्रीदार है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो करैक्टर्स का दर्शाना, करैक्टर्स का शो होना हमारे पास क्या कहलाता है, यहाँ पर ट्रेट कहलाता है। अगला हमारे पास आता है, उसे हम तीसरी टर्मिनोलॉजी के रूप में हम बात करें तो हम उसको फैक्टर के नाम से भी जाना जा सकता है, या फिर उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर
जीन भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, फैक्टर, एलिमेंट और जीन किसे कहेंगे, तो ध्यान यही रखना है कि जीन्स टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, कोई भी स्पेसिफिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, कैन प्रोड्यूस, वो सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करिए, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो किसी फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही हो, प्रोटीन का निर्माण कर रही हो, या फिर हम कह सकते हैं वो क्या निर्माण कर रही हो, किसी का भी एंजाइम का निर्माण कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका जीन कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर, जीन्स हमारे पास क्या होगा कि वह न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया, जैसे हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ये कोई न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें हमें वो क्या करता हो, फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा हो या फिर फंक्शनल एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जीन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो उसे मेंडल्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो हम उसे क्या कहेंगे, वो ध्यान रखना कि एवरी करेक्टर, जो हमारे पास सारे के सारे जो करेक्टर हैं, करेक्टर इज कंट्रोल बाय ए जीन, यानी जितने भी करेक्टर हमने देखे, लंबाई वाले हों, चाहे जीन शेप वाले हों, चाहे स्ट्रक्चर्स वाले हों, चाहे कलर्स के हों, वो सारे के सारे जीन्स किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और जीन्स हमारे पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो फंक्शनल प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि हमारे पास क्या होगा, मॉर्गन क्या कहा था इस फैक्टर के बारे में, उनके बारे में देख लेते हैं कि मॉर्गन ने इसके बारे में क्या कहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मॉर्गन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन थे मॉर्गन हमारे पास, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमने कहा, उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने इस जीन्स को किस नाम से जाना। तो ध्यान रखना, मॉर्गन ने हमेशा ही कहा कि जीन जो भी होगा आपके पास, उसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पर कैपिटल लेटर की फॉर्म में रखेंगे, कैपिटल्स लेटर्स के अंदर वो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट रहेगा। इतना ध्यान में रखना एक बार कि कैपिटल लेटर, जैसे हम कहें तो ए जीन तो कैपिटल ए कह दें, बी जीन तो कैपिटल बी, सी जीन तो डी जीन, ये सारे हमारे पास किस फॉर्म में है, कैपिटल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन्स को हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। इसके बारे में किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। अगला थर्ड हमारे पास, फोर्थ नंबर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास कौन सा आएगा, अब आपके पास यहाँ पर एलील के बारे में देखना है कि एलील है उसे हम क्या कहते हैं, कैसी होती है एलील। तो ध्यान रखना कि जीन पढ़ा, जीन को कहा कि स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जीन कहलाती है जो एक फंक्शनल प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से ध्यान रखना कि क्या होता है, जीन्स का अल्टरनेटिव, जीन का क्या होना, अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहना, अल्टरनेटिव कॉपीज के रूप में प्रेजेंट रहना क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहना, अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहना ही क्या कहलाता है, एलील्स कहलाता है। और ये हमेशा ही ध्यान रखना, सेम पोजीशन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखूं तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया, कौन सा, ए जीन। अब ए जीन की एलील के फॉर्म में बात करूँगा तो एलील क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए एलील हो जाएगा, और दूसरा कैसा हो जाएगा, स्मॉल ए एलील हो जाएगा। उसी तरह से मैं बी जीन की बात करूं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी जीन में कैपिटल बी है और हमारे पास कैसा होता है, स्मॉल बी होता है। तो दोनों कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहना, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्मॉल हो, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी एलील सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे लिख देता हूँ कि एलील अगर क्या है आपका, सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है,
एलील सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो इस प्रकार के एलील्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास होमोलोगस एलील के नाम से या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। एलील सेम क्रोमोसोम्स पर होती है तो इस प्रकार की हम टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, कौन सा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी एलील शब्द जो था वो एक दिन ध्यान रखना वो किसने दिया था, हमारे पास यहाँ पर बैटसन ने दिया। टर्म थी यानी एलील के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में, एलील शब्द है वो बैटसन ने दिया। एलील होती गए अल्टरनेटिव कॉपीज ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है जो एक कैपिटल में और एक स्मॉल फॉर्म में रहती है और कैपिटल और स्मॉल लेटर में रहती है। तो जो कैपिटल लेटर में होती है वो आपके पास हमेशा ही कैसी होती है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील होती है, और जो स्मॉल लेटर में रहती है वो आपके पास हमेशा ही कैसी होगी, रिसेसिव एलील होती है, वो प्रेजेंट यहाँ पर रहती है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि कैपिटल में है तो हमारे पास डोमिनेंट है, स्मॉल वाली कैसी रहती है, रिसेसिव एलील्स के रूप में आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है कि वह या उस जगह को क्या कहेंगे जिस जगह पर हमारे पास क्या होता है, जीन प्रेजेंट रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वह जगह जहाँ पर जीन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि पोजीशन ऑफ जीन, यहाँ पे ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ जीन को हम किस नाम से जानते हैं, आपका लोकस कहते हैं। ध्यान रखना इसी बात को कि जिस जगह पर, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँ तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई जीन है, वो ए जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ए जीन जिस जगह पर प्रेजेंट है उसे हम किस नाम से जानेंगे, लोकस है वो कहेंगे। अब जिस जगह पर एलील होती है उसको हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आपको ये लिख देता हूँ कि पोजीशन ऑफ एलील, जो एलील की पोजीशन होती है वो ध्यान रखना क्या कहलाती है, लोसाई कहलाती है। जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया, जैसे यहाँ पर बनाए तो एक क्रोमोसोम बन गया, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम बन गया, और इसी क्रोमोसोम पर हमारे पास स्मॉल ए एलील है, इस पे हमारे पास कैपिटल ए एलील है। तो दोनों आपस में जिस जगह पर प्रेजेंट रहेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, आपका लोसाई के नाम से जानेंगे। लोकस जिस जगह जीन रहते हैं, लोसाई जिस जगह पे हमारे पास क्या रहते हैं, एलील है वो प्रेजेंट रहते हैं। इतनी बातें हो गई। फिर हमारे पास अगली टर्मिनोलॉजी के रूप में हम देखते हैं तो वो आता है हमारे पास कौन सा, आपका जीनोटाइप। ये नॉर्मली टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स वर्ड में यूज की जाती है। जीनोटाइप किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना जीनोटाइप्स है वो हमें जीन के द्वारा एक्सप्लेनेशन हो गए या एक्सप्रेस ऑफ जीन इज कॉल्ड टू क्या कहलाएगा, जीनोटाइप है वो हमारे पास कहलाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स यानी जीन का एक्सप्रेशन होना कि वो किस बिहेव पर कितना हो रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। और उसके बाद में हमारे पास एक और आता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप्स का मतलब नॉर्मली हम यहाँ पर देखें तो जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, यानी जीनोटाइप्स का हमारे पास क्या होना, ट्रेट के रूप में उपस्थित होना क्या कहलाता है, आपके पास यहाँ पर फिनोटाइप कहलाता है। या फिर इतना कहूँ फिनोटाइप क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना एलील का जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है, एलील का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, फिनोटाइप के नाम से। और जीन का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, यहाँ पर जीनोटाइप के नाम से है वो यहाँ पर जानते हैं। एक वर्ड आता है हमारे पास, आगे चलते हैं तब, कि मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं, और दूसरा आता है डाईहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड की बात करें तो ध्यान रखना कि एक जीन, वन जीन के थ्रू होगा वो मोनोहाइब्रिड होगा। और डाईहाइब्रिड की बात करें तो अगर उनमें दो जीन्स आप इंक्लूड करोगे, टू जीन्स आर कंबाइंड इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आप यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, डाईहाइब्रिड कहलाएगा। ये सारी है टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज करते हैं कहाँ पर, जेनेटिक्स वर्ड्स के अंदर, या जेनेटिक्स जब भी पढ़ते हैं उनके अंदर हम इस चीज़ को यूज करते हैं। आज हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में बातें की,
उसके बाद में हम बात करेंगे मेंडल्स के कुछ नियम की, और साथ साथ में बढ़ेंगे जेनेटिक्स के पूरे हम जैसे मेंडल्स की खोज किसने की, दोबारा नियम होगी, उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।